कुछ डाउट है तो डाउट तुम करेंगे। एग्जाम्पल में डाउट है कि एक्सरसाइज में डाउट है? चलिए तो पहले एग्जाम्पल में डाउट कर लीजिए। 20.4 में एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। 20.4 का एग्जाम्पल में क्या क्या डाउट है, कौन कौन सा बता दो। अच्छा 16, 17 एग्जाम्पल में 16, 17 और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में 16, 17 एक्सरसाइज में बता दो। एक्सरसाइज में बता दो। फाइव 9, 12 एक्सरसाइज में 5, 9, 12 और कोई है? कौन सा एक्सरसाइज में? है 20.3 में एग्जाम्पल में कौन कौन सा? और 20 उसमें भी अभी डाउट है। अच्छा ठीक है 13, 15 और 20 और कोई है तो बोलो। का क्वेश्चन नंबर 3 और 13 बहुत हो गया, इतना कर लेते हैं। अच्छा 3 तो नहीं पूछा, एक ही बच्चा पूछा। क्वेश्चन नंबर 3 एक ही बच्चा पूछा तो 3 बन गया था क्या आप लोग से? है जैसे अभी आपने जवाब नहीं दिया तो ऐसे ही हमको लगता है पूछता है, बनाता नहीं है, ऐसे ही पूछ लेता है। ऐसे नहीं करो ना, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं 20.4 का। 16 और 17 पहले कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सुनो क्या कहता है। हाँ बोलो। हाँ ठीक 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 ओके। हाँ पता है, बात हुई थी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। 20.4 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 16 नंबर। कह रहा है, सवाल सुनो। फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। एक डिक्रीजिंग जीपी है इनफाइनाइट टर्म तक का, उसका सम निकालना। अच्छा, इनफाइनाइट टर्म का डिक्रीजिंग जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है क्या, बताओ? ये फार्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का सम। क्या होता है? फर्स्ट टर्म बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें पता है तो आप इसका सम लिख सकते हैं। अब सवाल में बोला है, आगे पढ़ो। कह रहा हूं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बी प्लस 2। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है बी प्लस 2, तो लिख लिया बी प्लस 2 बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो के बारे में बताएगा। एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2/c। 2/c। अब देखो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कब आएगा? जब b पता हो जाएगा और c पता हो जाएगा। अगर b पता हो गया और c पता हो गया तो क्या सम इसका लिखा जाएगा, बताओ? अब आगे पढ़ो, b के बारे में क्या कहता है? b कहता है द लिस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा,
एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर और है -3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा। तो कह रहा है b जो है लिस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। b इसका जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा उसका लिस्ट वैल्यू है। b बराबर है लिस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। और c जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू है ऑफ सम ऑफ फ्रूट्स। सारे चीज समझ में आ गए क्या कहता है। ठीक से समझ लो। एक इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है। इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला था फर्स्ट टर्म बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म दिया है b+2 और कॉमन रेशियो दिया है 2/c। अब b के बारे में बोला है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आएगा उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो b है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ फ्रूट्स होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो c है। क्लियर है सवाल? तो चलो सम ऑफ फ्रूट्स हम लोग निकाल लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? -b/a। b का काम कर रहा है -3, तो 3/a। a का काम कर रहा है m स्क्वायर प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है बताओ? c/a। ये पढ़े हो ना, इतना तो जानते हो। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट c/a दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। आगे आ जाओ। b बोलता है एक लिस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है b है। तो b क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। कोई बताएगा m स्क्वायर प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? कोई बताएगा m स्क्वायर प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू? सोच के देखो। 1 होगा। कैसे होगा सोचो। देखो यहां पे 1 तो फिक्स है, वैल्यू चेंज करेगा m स्क्वायर का। m स्क्वायर का वैल्यू चेंज करेगा तो किसी भी चीज का स्क्वायर सबसे कम क्या हो सकता है? अब देखो 1 फिक्स है, अगर m स्क्वायर मिनिमम होगा तो ये पूरा वैल्यू मिनिमम होगा। जैसे जैसे m स्क्वायर बढ़ेगा 1 प्लस m स्क्वायर बढ़ेगा। सोचो, क्योंकि 1 में कुछ जुटेगा और जुटेगा तो जैसे जैसे m स्क्वायर बढ़ेगा 1 प्लस m स्क्वायर बढ़ेगा। तो 1 प्लस m स्क्वायर को मिनिमम होने के लिए m स्क्वायर को मिनिमम होना होगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ m स्क्वायर 1 होगा, सॉरी 0। तो ये 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1। तो b का वैल्यू आ गया 1। अच्छा c क्या है? ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो c है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3/m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये पूरी तस्वीर को मैक्सिमम होने के लिए क्या नीचे वाला को मिनिमम होना होगा क्या? सोचो जरा। क्योंकि देखो जैसे तुम्हारे पास देखो 4/3 है और 4/5 है। कौन वाला वैल्यू छोटा है? 4/3 की 4/5? नीचे का वैल्यू जब ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन कम होगा, नीचे का वैल्यू कम होगा तो फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो c को मैक्सिमम बनाना है तो ये पूरा, अरे m तो 0 होगा ही यार। m 0 होगा तभी तो b मिनिमम होगा। m से क्या मतलब है तुमको? b से ना मतलब है। m 0 होगा तभी तो b का मिनिमम वैल्यू आएगा। समझो बात को ना। यहाँ पे क्या करा है? c को मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू है क्या? 3 तो फिक्स है, अगर नीचे वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, और पूरे को मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाले को मिनिमम होना होगा।
तो नीचे वाला का मिनिमम वैल्यू अभी देखा हम, m स्क्वायर प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो c का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 3/1, दैट इज 3 आ जाएगा क्या वैल्यू डाल दो। b का वैल्यू 1 प्लस 2, अब आई 1 माइनस 2 बाई c का वैल्यू 1 आ गया, सॉरी 3 बाई 1/3, क्या 9 आ जाएगा क्या आंसर, बोलो। आपसे थोड़ी पूछा है कि a के किस वैल्यू के लिए b मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, ऐसे अगर पूछा जाए a के किस वैल्यू के लिए b मिनिमम होगा और c मैक्सिमम होगा तो m बराबर 0 के लिए, बेटा तुम लिख लो, क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, आप बनाएंगे तभी सीखिएगा। इफ x बराबर सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी cos p पावर 2n थीटा, y बराबर सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी sin p पावर 2n 5, और z बराबर है सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी, सिग्मा का मतलब जानते हैं एडिशन होता है, cos p पावर 2n थीटा इंटू sin p पावर 2n 5। प्रूफ करना है आपको xz प्लस yz बराबर, प्रूफ दैट xz प्लस yz माइनस z, xz प्लस yz माइनस z बराबर xy, ये प्रूफ करना है। सवाल समझिए, कहता है x का वैल्यू अगर ये है, y का वैल्यू ये है और z का वैल्यू ये है, तो प्रूफ करना आपको xz प्लस yz माइनस z बराबर xy। अब सभी का सिग्मा खोल दीजिए, देखिए क्या आता है, ब्रैकेट खोलिए, देखिए x बराबर है सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी cos p पावर 2n थीटा, n का वैल्यू पहले 0 डालिएगा, तो n अगर 0 डालिएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी cos थीटा पे पावर 2n लिख सकते हैं क्या, सोचिए बोलिए। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 0 डालिएगा तो 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, तो किसी भी चीज पे 0 आता है तो वो वैल्यू 1 आता है। अच्छा n 1 डालिएगा तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस हम क्यों लिख रहे हैं, सिग्मा है इसलिए। n अगर 2 डालिएगा तो ये आएगा cos p पावर 4 थीटा, n अगर 3 डालिएगा तो ये आएगा cos p पावर 6 थीटा, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी टर्म तक जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी तक है, n का वैल्यू इंफिनिटी है तो इनफाइनाइट टर्म तक ये जाएगा। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये प्रोग्रेशन देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये, आपको कुछ प्रोग्रेशन समझ में आ रहा है क्या, कौन सा प्रोग्रेशन है। देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई 1 cos स्क्वायर थीटा, cos p पावर 4 थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, क्या ये जीपी है बेटा, इनफाइनाइट टर्म का जीपी है, इनफाइनाइट टर्म का जीपी है, तो इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज cos स्क्वायर थीटा, ये अपना आ जाएगा। अभी इसको हम इतने रहने देते हैं, मन है तो आप इसको sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाई इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी साइन पे पावर 2n फाइव, साइन 5 पे पावर 2n। तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 5, साइन स्क्वायर 5, साइन पे पावर 4 5, साइन पे पावर 6 5। इस तरह से आपको कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक। तो y का वैल्यू अगर हम देखें यहां से, तो y का वैल्यू आ जाएगा, ये भी जीपी है, फर्स्ट टर्म में 1 कॉमन रेशियो है साइन स्क्वायर 5, तो कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, बताओ। अच्छा, इसको हम लोग लगे हाथ लिख ही देते हैं। ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा क्या, बताओ। अब चले आओ तुम जेड पे, अब चले आओ तुम जेड पे। जेड तुम्हारा था सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी कॉस थीटा पे पावर 2n इंटू साइन 5 पे पावर 2, ये था, या ऐसा था कॉस थीटा इंटू साइन 5 पे पावर 2, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। क्या ये जेड था क्या, बोलो। तो n 0 डालने से तो फिर ये 1 आएगा, 1 डालने से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5, 2 डालने से आएगा कॉस पे पावर 4 थीटा साइन पे पावर 4 5। इस तरह से ये आएगा आपका इंफिनिटी तक, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए जेड बराबर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, कॉमन रेशियो है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5। बस अब कुछ करना नहीं है, 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा, क्या इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इस साइन स्क्वायर 5 की जगह क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं क्या, बताइए। अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड बराबर आ जाएगा बेटा 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए x का वैल्यू है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 बाई एक्स लिखा जाएगा क्या, और y का वैल्यू है 1 बाई कॉस स्क्वायर 5, तो कॉस स्क्वायर 5 लिखा जाएगा 1 अपॉन y, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आने वाला है, ये आएगा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई प्लस 1 बटा एक्स वाई, ऐसा आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बटा वाई और माइनस 1 बटा एक्स वाई, समझ में आ रहा है। जेड बराबर आ जाएगा 1 बटा एलसीएम नीचे आएगा एक्स वाई, यहाँ पे आएगा वाई, यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ आएगा माइनस 1। ये एक्स वाई ऊपर चढ़ के चल जाएगा, तो एक्स वाई बटा आ जाएगा वाई प्लस एक्स माइनस 1, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जेड वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा एक्स वाई। यही लाना तो क्या, देखिए क्या यही लाना था, बताइए। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 17 था।
हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ूं। चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 3 जो है बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। ये बेसिकली इस एक्सरसाइज का सवाल है नहीं, ये एपीजीपी से कनेक्टेड है। ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, ठीक है। आप एक प्रोग्रेशन का सम लिख लीजिए, हम बता देते हैं, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे ही आपको। एक फार्मूला पहले आप लिख लीजिए, सम ऑफ एजीपी। देखिए सम ऑफ एजीपी, एजीपी मतलब हुआ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, एपीबी और जीपीबी। देखिए एक ऐसा प्रोग्रेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। मान लिया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी लेते हैं, तो ये आ जाएगा एपी। एपी का फर्स्ट टर्म इंटू जीपी का फर्स्ट टर्म, ये बन जाता है फर्स्ट टर्म ऑफ एजीपी। फिर एपी का सेकेंड टर्म और जीपी का सेकेंड टर्म मिलकर के बन जाएगा एजीपी का सेकेंड टर्म। मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन होगा जिसमें एपी भी इन्वॉल्व होगा, जीपी भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एपी भी इन्वॉल्व होगा और जीपी भी इन्वॉल्व होगा। तो पहला टर्म ऑफ एपी इंटू पहला टर्म ऑफ जीपी वो कहलाएगा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, एजीपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरा टर्म ऑफ एपी इंटू दूसरा टर्म ऑफ जीपी, वो क्या कहलाएगा एजीपी का दूसरा टर्म। फिर क्या होगा बेटा, एपी का तीसरा टर्म और जीपी का तीसरा टर्म, वो क्या कहलाएगा एजीपी का तीसरा टर्म। तो यहां पे देखो ये है एजीपी का पहला टर्म, ये है एजीपी का दूसरा टर्म। तीसरा टर्म ऑफ एजीपी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d इंटू तीसरा टर्म ऑफ जीपी दैट इज बी आर स्क्वायर, ये होगा एजीपी का तीसरा टर्म। समझ में आ रहा है? चौथा टर्म ऑफ एजीपी लिखना होगा तो क्या होगा, चौथा टर्म ऑफ एपी ए प्लस 3d इंटू चौथा टर्म ऑफ जीपी दैट इज बी आर क्यू, इस तरह से चलेगा। अगर हम nthवां टर्म ऑफ एजीपी लिखना चाहते हैं तो वो लिखाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ एपी इंटू nth टर्म ऑफ जीपी। तो nth टर्म ऑफ जीपी आएगा बी आर पे पावर n माइनस 1। ये हम स्पेशल सीक्वेंसेस में पढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एजीपी। अभी हम फार्मूला बता दे रहे हैं, फार्मूला कैसे आता है वो स्पेशल सीक्वेंसेस जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसी एक्सरसाइज में स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाता है फार्मूला कैसे आता है। तो लिख लीजिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वाली फार्मूला लिख लीजिए। एन टर्म वाली तो बहुत बड़ा होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये आप लिखिएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एजीपी, एजीपी बराबर होता है ए बी बाई 1 माइनस आर, ए बी बाई 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म का, ए बी बटा 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बटा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस समझ लीजिए सबका। ए है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए बराबर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये कैसे आप लोग बना लिए बेटा, पूछते भी नहीं। बी होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ये तो पढ़ाया ही नहीं है और सवाल दे दिया है, आपके बुक में ही कहीं नहीं पढ़ाया है, हम लोग लेकिन पढ़ेंगे। बी है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी
और आर है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। फार्मूला याद है, देखिए ये फार्मूला लिख लीजिएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एजीपी होता है ए बी बटा 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, प्लस कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इंटू कॉमन रेशियो ऑफ जीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्या लिख पाए हैं आप? चलिए अब इसको हम पढ़ाते हैं आगे, अब हम आपको सवाल बताते हैं तो आपको सवाल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं। कह रहा है सवाल, प्रूव दैट 2 पे पावर 1/4 इंटू 2 पे पावर 4 पे पावर 1/8 इंटू 8 पे पावर 1/16 इंटू 16 पे पावर 1/32 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। इस तरह का सवाल है। इज इक्वल टू लाना है 2, इज इक्वल टू लाना है बेटा कितना लाना है, 2 लाना। ब्लर आ रहा है क्या बेटा? हेलो, क्लियर आ रहा है क्या? हेलो, हाँ लग रहा है, देखो थोड़ा ठीक हो जाएगा 1-2 मिनट में। ये नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना बेटा, पता नहीं कैसे ऐसे होता है। इधर 1-2 दिन से हो रहा है, कल शाम से ऐसे हो रहा है थोड़ा। कॉन्स्टेंटली ऐसे ही रह जा रहा है। पहले तो नहीं होता था, ये कभी कभी होता है। अब क्या करोगे, नेटवर्क है ना, नेटवर्क में कभी कभी ऐसा होता है। ऑफलाइन क्या बताएं, ऑफलाइन तो हम पढ़ाना चाहते हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा बेच रहता ना, आप चीज़ें ज़्यादा समझते हैं। ऑनलाइन में दिक्कत तो होता है, दिक्कत नहीं होता ऑनलाइन में। उतना जितना हम लोग पढ़ाना चाहते हैं उसमें ऑफलाइन में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑफलाइन तो ऑब्वियस है, उससे तो 1000 गुना ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑनलाइन से। लेकिन अभी मजबूरी है ना, क्या करोगे, अभी बुलाया नहीं रहा है, सरकार ही नहीं दे रहा है परमिशन। तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। और ऐसे भी जानते हो, आपका चेहरा हम देखेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा हमको। चाहे आप हमारे सामने रहेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको, वो बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो दिक्कत होता ही है। और सिलेबस भी तो आप लोग का बहुत कट गया, लेकिन हम लोग तो पूरा पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना पूरा। हम लोग तो पूरा पढ़ा रहे हैं, पूरा डीप पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए। ये लग रहा है नेटवर्क कैसी रहेगा क्या बेटा, ठीक नहीं हो रहा है ना? क्या करते हैं, एक बार रीलॉगिन, ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार री ज्वाइन हो जाओ तो एक बार देखते हैं, री ज्वाइन हो एक बार।
देखो तो अभी आ रहा है क्लियर कुछ कि वैसे ही आ रहा है? क्लियर है चलो। आ रहा है अभी साफ? वीडियो नहीं आ रहा है? ठीक है चलो ठीक है। ये फार्मूला लिख लिया क्या? लिख लो फार्मूला। तो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का सम हमको देखो यहाँ पे क्या है ना, ये एलएचएस वाली जो पार्ट है उसको ध्यान से देखो। क्या है एलएचएस वाली पार्ट? एलएचएस है देखो 2p पावर 1/4 इंटू 4p पावर 1/8 इंटू 8p पावर 1/16 इंटू 16p पावर 1/32। इस तरह से कहां तक है? इंफिनिटी तक है क्या? देखो अच्छा इसको लिखा 2p पावर 1/4, इसको हम लोग 2p पावर 2/8 लिख सकते हैं क्या? बताओ। इसको 2p पावर 3/16 लिख सकते हैं क्या? बताओ। 8p पावर 1/16 को इसको 2p पावर 4/32 लिख सकते हैं बेटा। इस तरह से इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा का बेस आपको 2 दिख रहा है और बेस मल्टीप्लाई होने से पावर ऐड हो जाता है। तो ये 2p पावर आ जाएगा 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। इस तरह से कहां तक आएगा? इंफिनिटी तक आएगा क्या? अब कोई कहेगा सर 2/8 को 1/4 लिख लो, 4/32 को 1/8 लिख लो, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर काम नहीं होगा आपका। ठीक है, कोई कहेगा सर 4/32 को 1/8 लिख लो और 2/8 को 1/4 लिख लो, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, जो हम चाहते वो नहीं हो पाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट ये जो पावर वाली वैल्यू है ना उसको हम कुछ मान ले रहे हैं x, तो लेट x बराबर आ जाएगा 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। इस तरह से आपको कहां तक आएगा? 30 इंफिनिटी। बोलो आएगा ऐसा? अच्छा जब पावर वाली को हमने x मान लिया तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 2p पावर x आ जाएगा क्या? इस सवाल का आंसर 2p पावर x आ जाएगा। और अगर x हमारा आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, अगर हमारा x आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने x माना है, तो ये 2 है तो ये 2p पावर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब सोचो थोड़ा x को थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं, 1/4 को 1 × 1/4 लिख सकते हैं क्या? 2/8 को 2 × 1/8 लिख सकते हैं क्या? बताओ। 3/16 को 3 × 1/16 लिख सकते हैं, बताओ। और 4/32 को 1 × 1/32 लिख सकते हैं। अब तुम फाइटर में देखो, अब देखो जो हम बोल रहे थे वो हो रहा है नहीं। देखो 1 2 3 4 एपी में है क्या? देखो 1/4 1/8 1/16 ये जीपी में है या नहीं?
1/4, 1/8, 1/16 जीपी में है या नहीं है बताओ। तो क्या हो रहा है देखो, एपी का फर्स्ट टर्म इंटू जीपी का फर्स्ट टर्म, एपी का सेकेंड टर्म इंटू जीपी का सेकेंड टर्म, एपी का थर्ड टर्म इंटू जीपी का थर्ड टर्म। दैट मींस ये कौन सा प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, दैट इज एजीपी फॉलो हो रहा है बताओ। तो अभी तो तुमको हमने बताया अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, ये इनफाइनाइट टर्म का एजीपी है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम का फार्मूला क्या होता है बताओ, अभी बताया ab बटा 1 माइनस आर प्लस dbr बटा 1 माइनस आर का स्क्वायर। अभी बताया हमने तुमको ab बटा 1 माइनस आर प्लस dbr डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहां पे बताओ a क्या होता है, हियर a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ap दैट इज 1, d क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ ap दैट इज 1, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, b क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ gp दैट इज 1/4 एंड r क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ gp दैट इज 1/8 by 1/4 1/2 है बताओ। अब देखो क्या हो जाएगा, अब वैल्यू डाल दो सबका, a का वैल्यू 1 डाल दो, b का वैल्यू 1/4 लिख लो, 1 minus 1/2 कर लो, d का वैल्यू 1 लिख लो, b का वैल्यू 1/4 लिख लो, r का वैल्यू 1/2 है, 1 minus 1/2 का स्क्वायर है। सॉल्व करो कितना आएगा ये, 1/4 by 1/2, 1/4 by 1/2 प्लस 1/8 by 1/4, ये आएगा 1/2 और प्लस ये आएगा 1/2, ये 1 के बराबर आ जाएगा क्या, सोचो बोलो। तो x का वैल्यू 1 के बराबर आ गया क्या, जवाब दो। फिर गायब हो गया क्या है, आ रहा है ना क्लियर, आप दिख रहा है ना, पिक्चर आ रहा है ना साहब। तो x का वैल्यू आ गया 1, तो आपका आंसर कितना लाना था देखिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पे पावर x, 2 पे पावर x मतलब 2 पे पावर 1 दैट इज 2। प्रूफ हो गया क्या, तो ये सवाल तो तुम नहीं पूछा था भाई, बनाया था क्या, जो पूछा तो नहीं था तुमसे, ये तो कोई एक बच्चा पूछ लिया गलती से। लिख लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5, 9, 12, 13, ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। 5, 9, 12, 13 में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं, देखिए 5 क्या करता है, क्वेश्चन सुनते हैं, किताब होगा ही आपके पास, किताब रखिएगा सामने। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, लिखवाने पड़ेंगे बेटा। फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, एक इनफाइनाइट टर्म का जीपी का सम निकालना है, इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, इसके सारे टर्म पॉजिटिव है। द फर्स्ट टर्म इज 4 and the difference between third and fifth term is equal to 32/81। ये तो हमको लगता है आप लोग से बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बना, ये तो बन जाना चाहिए, तो आसान सा सवाल है, ये तो आसान सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। हो गया देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आरामदेह है,
अथी गायब हो गया था, नेटवर्क ही गायब हो गया। फिर से रिकनेक्ट किए हैं काम तो इसीलिए। नेटवर्क का कल से ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत है। अच्छा लोग पूछ रहा ऑफलाइन कब से होगा सर? ऑफलाइन हो जाता तो अच्छे था, तो बच्चों मिल जाता। सीढ़िया पे अंधेरा रहता है, पता नहीं चलता खुला है कि बंद है। बोलो बनवाए सीढ़िया गेटवा के पास। चल एक तो यहाँ बैठे हुए हैं लोग को पता नहीं कि यहाँ बैठे हुए हैं, यूं बैठ के। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन है इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अगर हम एस मानते हैं तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला होता है ए फर्स्ट टर्म बटा 1 माइनस आर कॉमन रेशियो। तो आपको ए निकालना और आर निकालना है। तो क्वेश्चन 5 में ए तो दिया हुआ है, ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है, लेकिन आर नहीं दिया हुआ है। बट आर निकालने के लिए कंडीशन है क्या? द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, तीसरा टर्म और पांचवा टर्म का डिफरेंस, तीसरा और पांचवा टर्म का डिफरेंस, T3 और T5 का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ बेटा? 32/81। थर्ड टर्म क्या होगा? AR स्क्वायर होगा क्या? फोर्थ टर्म AR पे पावर 4 होगा। यहां से हमको लगता है R का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे R का A का वैल्यू है 4R स्क्वायर 32/81। R स्क्वायर माइनस R पे पावर 4 का वैल्यू आ जाएगा 8/81 आ जाएगा क्या? अभी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, नहीं बेटा? फैक्टराइज करना थोड़ा। 81R स्क्वायर माइनस 81R पे पावर 4 8, 81R पे पावर 4 माइनस 81R स्क्वायर बराबर -8। माइनस +8 सही है क्या? देखिए जरा फैक्टराइज होगा क्या ये आर स्क्वायर में? बताइए तुमको जरा। आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ सकता है, कितना आएगा बताइएगा जरा। फैक्टराइज हो रहा है? बताओ हमको। हाँ क्या आ रहा है बताओ। ऐसा गंदा टाइप तो इसका मतलब कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक से करना पड़ेगा, नहीं? आर स्क्वायर बराबर -81। अच्छा ये कैलकुलेशन था इसलिए हमको लगता पूछा तुम लोग। बी स्क्वायर 81 का स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू 81 by 2 इंटू 81। 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओगे? 81 का स्क्वायर हो जाएगा, 81 का स्क्वायर आ जाएगा 1 81 1 8 8 16 16 8 8 64 65 1 आ जाएगा क्या? और 81 इंटू 32 तो ये आ जाएगा 2 8 2 19 16 3 19
और 8 के 24, 1 25, 52592 हो जाएगा 162। सही है क्या बताओ? घटाओ, 11 में जाएगा 2, 9, 5 में गया 9, 15 में गया 9, 6, 15, 4 में गया 14 में गया 5, 14 में गया 5, 9, 5 में गया 2, 3। ये किसी अच्छा का रूट है क्या बताओगे? 3969 63। वाह, तो 81 प्लस माइनस 63 बाई 162। तो आर स्क्वायर का वैल्यू तो अपना आ गया 3 1 4 और 4 8 6 14 162, या फिर आ गया 8 7 13 18 बाई 162। तो ये तो हो जाएगा, बड़ा गंदा गंदा है नहीं बेटा। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना रहा बताओ? 144। कटेगा क्या ये 72 से कटेगा, ये 81 से कटेगा। अच्छा दूसरा वाला 2 आंसर होगा इसका, ये 72। अच्छा ये कटेगा 9 8 72 और 9 9 81। अच्छा ये कटेगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। 9 से कितने बार में कटेगा ये बताओ? 9 9 8 72, 18 बार में 1/8 आएगा, 1/9। बोलो सही है क्या? तो आर स्क्वायर का 2 वैल्यू है आपका। एक तो आ गया, कितना आ गया बताओ? 8/9 और एक आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/9। तो 2 आर का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ये जीपी जो बन रहा है वो पॉजिटिव टर्म का बन रहा है, तो आर का वैल्यू निगेटिव होगा क्या? जीपी बन रहा है पॉजिटिव टर्म का, मतलब जीपी का हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो आर का वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो ये 2√2/3 आ जाएगा। यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तब आपका आंसर तो आ जाएगा हमको लगता है। बोलो, एक आएगा 4/1 माइनस 2/3 और एक आ जाएगा 4/1 माइनस 1/3। क्या आ जाएगा आंसर? जवाब दो। 5 हो गया। 9 नंबर, 9 नंबर सुनो क्या करता है। 9 नंबर है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एक साइड 18 सेंटीमीटर है। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंट टू फॉर्म अनदर ट्रायंगल व्हिच मिड पॉइंट्स in turn are joined to still another triangle. The process is continue indefinitely, infinite time. Find the sum of the perimeter of all the triangle areas of all the triangles. अच्छा, क्वेश्चन समझिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अब कह रहा है इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट होगा, बताओ। फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट होगा, फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट होगा। और ये प्रोसेस कितने टाइम्स चलता है? इनफाइनाइट टाइम्स। ये प्रोसेस कितने बार चलेगा? इनफाइनाइट बार। तो ये प्रोसेस जब इनफाइनाइट बार चलेगा तो आपको इस तरह का इनफाइनाइट ट्रायंगल आएगा। एक तो पहला ट्रायंगल आएगा, फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल, फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल, फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल। तो इस प्रोसेस में आपको इनफाइनाइट ट्रायंगल क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है?
अब वो इनफाइनाइट ट्रायंगल जो बनेगा उसका पेरीमीटर निकालना है और उसका एरिया निकालना है। चलिए पहले साइड लिख लीजिए, साइड लेंथ सभी ट्रायंगल का क्या आएगा। पहला जो ट्रायंगल आएगा उसका साइड लेंथ तो 18 है। अच्छा, ये वाला साइड लेंथ क्या इसका आधा हो जाएगा क्या, बताओ। ये थ्योरम पढ़ा था तुमने, ये थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो साइड होता है ये सामने वाली साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है और आधा होता है। बोलो, थ्योरम था ऐसा। किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं दो साइड को, तो ये जो साइड बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और लेंथ में क्या होता है, आधा होता है। तो बताओ ये साइड का लेंथ कितना आ जाएगा, 9। तो अब जो है, अब फिर क्या है, इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो 9/2। फिर क्या होगा 9/4, फिर क्या होगा 9/8। इस तरह से प्रोसेस चलेगा क्या, ये साइड लेंथ आएगा सबका। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा सारे साइड का सम। तो पेरीमीटर आ जाएगा 18 + 9 + 9/2 + 9/4, इस तरह से आपको कहां तक, इंफिनिटी। तो पेरीमीटर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जीपी बन रहा है फर्स्ट टर्म 18, कॉमन रेशियो क्या बन रहा है 1/2, 18/1/2, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या पेरीमीटर। जवाब दो। अच्छा, तीन साइड का तीनों का सम। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आपने हमको बताया, ये मिस्टेक हो गया हमसे। तो 3 × 36 108 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 तो सब में कॉमन आएगा, 18 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर, इस तरह से इंफिनिटी। यह आ जाएगा √3/4। यहाँ पे पहला टर्म आ जाएगा 18 × 18, कॉमन रेशियो आएगा 1/4, आएगा क्या। तो यह आ जाएगा √3/4 और 18 × 18 और गुना 4/3, 4 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 108 √3 हो जाएगा क्या स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि आपको 10th क्लास वाली जो थ्योरम था ना, 10th में था या 9th में था, कहाँ पढ़ना था बताओ। ये वाली थ्योरम किसी भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर जहाँ भी पढ़ना हो, तो ये वाली जो साइड होता है, ये साइड का लेंथ जो है थर्ड साइड के आधा होता है। बस ये प्रोसेस पता है तो फिर बन जाएगा। 9 हो गया, फिर आपका है 12 और 13 है। समझ में आ गया ये वाली, बोलो। बारह और 13, 12 नंबर क्वेश्चन सुनो क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, so that in infinite GP with common ratio R, each term bears a constant ratio to the sum of all the terms that follow it. सवाल कर रहा है कि एक इनफाइनाइट जीपी में कोई भी टर्म का रेशियो किसके साथ देखो, उसके आगे आने वाला जितना टर्म है उसका सम के साथ। जैसे तुम T1 ले लो, तो T1 का रेशियो देखना है किसके साथ, T1 के आगे जितना भी टर्म आ रहा है, T1 के आगे कौन सा टर्म आएगा, T2 + T3 + T4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, इंफिनिटी, इनफाइनाइट। जितना ये वैल्यू होगा उतना ही ये होगा, T2/T
T3 plus T4 plus T5 dot 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 up to infinity इज इक्वल टू होगा, इतना ही होगा T3 बाई T4 plus T5 plus T6 dot 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 up to infinity। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक इनफाइनाइट जीपी में कोई भी टर्म का रेशियो उसके आगे आने वाले जितने भी टर्म का है उसका सम के साथ देखा जाए तो हर एक रेशियो क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। हर एक रेशियो क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। आप T1 के साथ देख लो, T2 के साथ देख लो, T3 के साथ देख लो, T10 के साथ देख लो, T100 के साथ देख लो, T15 के साथ देख लो, सबके लिए वो काम होगा। लेकिन हाँ, ऊपर जो टर्म लोगे, नीचे उसके आगे आने वाला जितना टर्म उसका सम, कहां तक? इनफाइनाइट टर्म, उसका रेशियो देखना। तो इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर लेके बनाते हैं या जनरलाइज करके बनाते हैं? बताओ। इस तरह के सवाल को हम लोग बनाए पहले भी, तो इस तरह का सवाल जो रिजल्ट है ये रिजल्ट जनरलाइज होना चाहिए, खास नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे टीके, केथ टर्म ले लेंगे। केथ टर्म जनरल टर्म हो जाएगा क्या? और फिर ले लेंगे यहां टीके प्लस 1 प्लस टीके प्लस 2 डॉट 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 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा क्या? बोलो। और इसका वैल्यू हमको कांस्टेंट दिखाना है। अच्छा बताओ, इसका वैल्यू क्या आए जिससे हम बोलेंगे कांस्टेंट है? इसका वैल्यू क्या आए, किससे फ्री होगा जिससे हम बोलेंगे कांस्टेंट है? इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल आइटम कौन है? के। तो अगर ये रिजल्ट फ्री फ्रॉम के आ जाए, अगर ये रिजल्ट फ्री फ्रॉम के आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि के ही वैरी करेगा। के कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 100 होगा, कभी 200 होगा। तो ये रिजल्ट के से फ्री आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट के से फ्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, टी के, यहां पे हम क्या करते हैं? T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 टीके प्लस टीके प्लस 1 टीके प्लस 2 डॉट 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 इंफिनिटी। हमने क्या किया है? देखो जरा, फालतू ये वाली टर्म जोड़ा है, T1 से लेके टीके जोड़ा है क्या? देखो हमारे पास टीके प्लस 1 से था, तो सम जनरली हम लोग कहां से देखते हैं? T1 से देखते हैं। तो जितना मिसिंग टर्म था उतना हमने ऐड कर दिया। कितना ऐड किया? T1 से लेके टीके। तो क्या ये घटाना पड़ेगा हमको? बताओ, बोलो। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हो गया कि ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हो गया, और ये फायदा हो गया ये सम ऑफ फर्स्ट के टर्म हो गया। बताओ, हो गया? T1 से लेके टीके क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट के टर्म हो गया क्या? तो देखते हैं, कर लेते हैं, अब आ जाएगा हम लोग का। इसको हम लोग लिखेंगे टीके केथ टर्म, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एस इंफिनिटी, और ये हो गया एस ऑफ के। केथ टर्म जीपी का क्या होगा? ए आर पी पावर के माइनस 1। एस इंफिनिटी क्या होगा? ए बटा 1 माइनस आर। एस के क्या होगा? ए 1 माइनस आर पी पावर के बटा 1 माइनस आर होगा। बताओ, बोलो। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आएगा ए आर पी पावर के माइनस 1, यहां से कॉमन आ जाएगा ए बटा 1 माइनस आर, यहां बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आर पी पावर के, 1 कट गया, ये ए और ए कट गया, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस आर पी पावर के माइनस 1,
और नीचे बच गया आर पी पावर के, ये बन जाएगा 1 माइनस आर बाई आर। बताओ यहाँ k माइनस 1 है, यहाँ k है, ऊपर एक कम पावर है, नीचे एक ज्यादा पावर है, तो कट के नीचे आर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बताओ ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये इसमें ये k से फ्री है, दैट इज ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? बड़ी बोलना पड़ता है ऑनलाइन में, बड़ी मेहनत है, बड़ी बोलना पड़ता है, इतना जोर जोर से बोलना पड़ता है कुछ करने का नहीं, इतना जोर जोर से भाई हालत ही खराब हो जाता है। इतना जोर जोर से बोलना पड़ रहा है कि नीचे तक आवाज चला जाता है, बहुत दूर एक कोस तक आवाज चल जाता है, बहुत मेहनत है। और रिटर्निंग कुछ नहीं है, मेहनत तो बहुत। 13 नंबर कहता है, सुनो सवाल क्या है। इफ एस डिनोट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, एस एक जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम है, S1 डिनोट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इस टर्म्स, तो आपको जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना है। सुन लो, एस है a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर क्यू अप टू इंफिनिटी। तो बताओ एस का वैल्यू a बटा 1 माइनस आर आ जाएगा क्या? बोलो। S1 है इसी सारे टर्म का स्क्वायर का सम, तो S1 है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर पी पावर 4 a स्क्वायर आर पी पावर 6 अप टू इंफिनिटी। तो बताओ S1 आएगा a स्क्वायर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इस दो इक्वेशन के हेल्प से आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म a निकालना और r निकालना है इन टर्म्स ऑफ s एंड s1। क्या इसको हम a गुना a बटा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख सकते हैं? इसको a बटा 1 माइनस आर इंटू a बाई 1 प्लस आर लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये वाली वैल्यू s के बराबर है इंटू a बटा 1 प्लस आर, तो s1 बाई s बराबर क्या हो जाएगा? a बटा 1 प्लस आर आ जाएगा क्या? ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो जरा, 1 भागा 2 कर लो, s बाई s1 बाई s, s स्क्वायर बाई s1 आ जाएगा, a और a कट जाएगा, तो 1 प्लस आर बाई 1 माइनस आर आ जाएगा वो। अब यहां से तुमको r का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? r का वैल्यू निकालने के लिए कंपाउंड डिविडेंड लगा लो, तो एस स्क्वायर प्लस s1 बाई एस स्क्वायर माइनस s1, 1 प्लस आर बटा 1 माइनस आर, 1 प्लस आर माइनस 1 माइनस आर, तो एस स्क्वायर प्लस s1 बाई एस स्क्वायर माइनस s1, ये बन जाएगा 2 बाई 2 आर 1 बाई आर। तो r का वैल्यू क्या दिख गया? एस स्क्वायर माइनस s1 बाई एस स्क्वायर प्लस s1। उल्टा कर लो, r दिख गया क्या तुमको? बोलो, r दिखा? बोल नहीं रहा है कुछ। अब फ्रॉम 1 आ जाओ तो क्या हो गया? इसको उल्टा कर दो ना। अच्छा, रुक जाता है। अच्छा, 1 में डाल दो, फ्रॉम 1 आ जाओ, 1 वाली इक्वेशन से देख लो, s बराबर है a बटा 1 माइनस आर, का वैल्यू क्या है? एस स्क्वायर प्लस s1, सॉरी एस स्क्वायर माइनस s1 बाई एस स्क्वायर प्लस s1। इसको सॉल्व कर लो, तो
एस बराबर आ जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस एस वन माइनस एस स्क्वायर प्लस एस वन, अब y आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस वन। तो एस स्क्वायर कट गया तो a का वैल्यू अंदाजा आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 2s s1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस वन, ये आ जाएगा a का। बोलो आ जाएगा? जवाब दो। अब जो बाकी डाउट है वो एक साथ अब अगले दिन कर देंगे बेटा, ठीक है? पीछे वाला एक्सरसाइज वाला अब थक गया बेटा, बड़ी बनता है तुम्हारा, बोलना पड़ता है। बोलो अगले क्लास कर देंगे, कोई दिक्कत? वो हमको याद रहेगा, हम कर देंगे। अभी एक्सरसाइज सुनो, क्या बनाना है? एक्सरसाइज 20.5, एक्सरसाइज 20.5 होमवर्क है, करके आना। एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज 20.5 पूरा बनाना है, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। सुन रहे हो? ठीक, इसको कर जाओ। अब आगे देख, थक जा रहा है। बाय बाय।